नमस्कार, मैं हूं अनीशा गुप्ता और यूएस फेड में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के फैसले से सोने की कीमतों में जो उछाल दिखा था वो टिक नहीं पाया और एक बार फिर से सोने चांदी की चमक फीकी पड़ने लगी है। डॉलर में मजबूती और बॉन्ड डील्स में बढ़त ने सोने पर दबाव बनाया, लेकिन क्या ये सोने चांदी में खरीदारी का सही मौका है? अपने लाइफ टाइम हाई से सोना अब भी करीब 11,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। अगर आप भी कुछ दिनों में सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है या इस लेवल पर सोने का खरीदने का ये सही मौका है? आज हम अपने खास शो लेकर आए हैं और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं वेंचर सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी, सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता, आनंद राठी के नवीन माथुर और बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। नवीन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और उठापटक यहाँ पर जारी है, लेकिन सोना अपनी जो चमक है वो होल्ड नहीं कर पाया है। हमने इस हफ्ते 1% के गेन जरूर आते हुए देखे हैं, लेकिन अगर इस साल की बात करें, पिछले एक महीने की बात करें, तो अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स के साथ यहाँ पर कारोबार है। इन स्तरों पर क्या और कुछ गिरावट नजर आती है? क्या फैक्टर्स, फंडामेंटल्स आप वॉच कर रहे हैं? धन्यवाद मनीषा। जैसा आपने कहा कि पूरा साल इस बारी 2021 का नेगेटिव रहा है बुलियन के लिए, पर्टिकुलरली गोल्ड के लिए। बिल्कुल सीधी बात है कि जो पिछले साल की अनसर्टेनिटी थी, पेंडेमिक था, उसके चलते इकोनॉमी स्लो डाउन था, वर्ल्ड ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, उसके वजह से हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड आते हुए देखी। क्योंकि जो सोना है मनीषा, वो एक रिस्क एवर्स एसेट क्लास है। तो अगर रिस्क एसेट्स अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड काफ़ी कुछ तक अनसर्टेनिटी है, तो उसके चलते जब भी कुछ ऐसी हालात आते हैं तो रिस्क एवर्स एसेट पे लोग का नजर जाती है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो रहा इस वजह से पिछले साल काफ़ी हद तक फेवरेबल रहा। ऑल टाइम हाई हमने पिछले साल अगस्त में देखे, सोने के भाव में $2,075 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 56,200 के आसपास के भाव देखे गए। अब उसके बाद वैक्सीन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, I would say has actually dented the appeal of a risk-averse asset, which is particularly in the case of gold. And therefore, 2021, we have seen around 10.5% of decline on the MCX gold prices, and similarly around 8 to 9% of a decline on international prices. Currently, $1,740 or so, and MCX is approximately about 45,200, 45,100 levels. मनीषा, टाइमिंग करना मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे इकोनॉमी बेटर होती जाएगी, रिस्क एवर्स एसेट की अपील जो है वो कम होती जाएगी। तो उसके चलते मेरा ये मानना है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करें रादर देन लुकिंग फॉर रिटर्न्स, क्योंकि पिछले 6-8 सालों में गोल्ड बहुत ही एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था मनीषा। सो इसलिए लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अगर आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ऐसी सिचुएशंस जैसे हमने पिछले साल देखा, और शायद हो सकता है वो कुछ हद तक ऐसी सिचुएशंस ना इतने हाई लेवल पे, पर लेकिन हाँ अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में बनी रहेगी, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहां तक आउटलुक की बात है मनीषा, आई थिंक 43 और 44 वुड बी द बेस वेयर द इंडियन मार्केट्स शुड स्टेबलाइज, and I would see $1,675 to $1,700 on the international markets. Now, if the data continues to come positive, it will dent the appeal of the risk-averse asset, and the data is coming positive, unfortunately. यानी कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको सोने में जरूर करना चाहिए, खरीदारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी करनी चाहिए, लेकिन जैसे नवीन कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आपको शायद यहाँ पर बहुत बेहतर ना देखने को मिले। जिस तरह से पिछले साल में हमने करीबन 28% की तेजी आते हुए देखी थी, वैसा रिपीट की कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस साल के खत्म होते होते तक एक गेन आपको यहाँ पर सोने में जरूर देखने को मिलेगा। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं सोने को और आप क्या एडवाइस करेंगे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना है या किसी को ज्वेलरी के तौर पर खरीदना है? क्या बेहतर लेवल है और क्या बेहतर समय है?
हाँ मैडम, मनीषा जी, ये इसमें मेनली अभी इन्फ्लेशन की बात हो रही है। यदि इन्फ्लेशन जोरदार इस तरह का बढ़ने की संभावना है तो गोल्ड में डेफिनेटली और भी फर्दर गिरावट की चांसेस है। पर गोल्ड यहाँ पर एक्चुअली इन्फ्लेशन बढ़ने से गोल्ड बढ़ना चाहिए, पर यील्ड जो फैक्टर होता है, तो यील्ड जो फैक्टर जो है अभी भी 1.75 के आसपास जो चल रही है, तो इस फैक्टर को लेते हुए यदि हम कंपेयर करके देखें तो गोल्ड की जो जियोपॉलिटिकल कूलनेस के वजह से जो गिरावट है अभी फिलहाल, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि करीब 45,400 के आगे ही, 45,400 के आगे ही एक खरीदी बनती है। लगभग 44,150 तक आ सकती है, जो को हम स्टॉप लॉस की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। और ऊपर की मात्रा में अगर गोल्ड देखें तो टारगेट अराउंड 47,000 तक भी आ सकती है। बट डेफिनेटली एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। There is a challenge now happening towards what will happen to the yield factor. यदि yield 1.75 से और कम चलते जाएगी तो शायद that will be the challenge when the interest rates are cooling down. Inflation is up, gold will also be up. काफ़ी हद तक मैटर ये करेगा कि डॉलर और यहाँ पर ट्रेजरी यील्ड्स में हम किस तरह का माहौल बनता हुआ देखते हैं। क्लियरली सोने ने वहाँ से इस साल में इम्पैक्ट लिया है और इसी वजह से यहाँ पर ये मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है और ये हमें नजर आता है ETF के डेटा से, जिसके हिसाब से 1100 करोड़ रुपए का इनफ्लो, नेट इनफ्लो हमने इस साल में अब तक भी आते हुए देखा है, जनवरी फरवरी के महीने में। और अगर फोलियोज की बात करें तो पिछले साल 4.5 लाख लोग यहाँ पर जुड़े थे। अब तक पहले 2 महीनों में यहाँ पर 2 लाख नए लोगों ने यहां पर ETF में निवेश किया है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हमने डेफिनेटली आते हुए देखी है। नवीन, इस नंबर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जैसे आपने कहा जरूरी है और बाजार में हमने वो होते हुए देखा भी है, नए लोग भी यहां पर जुड़ रहे हैं। सोना अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी मुनाफा वसूली और करेक्शन दे चुका है। तो इन लेवल्स पे लोगों को लगता है कि बाइंग एक इंपेरेटिव है और वो क्लियरली हमने प्राइसेस में, नंबर्स में आता हुआ देखा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा लंबे समय के लिए खरीदते हैं। क्या टाइम फ्रेम नवीन आप देखेंगे अगर कोई आज इन स्तरों पे खरीदना चाहे तो? मनीषा, जैसा मैंने पहले कहा और आपने भी बिल्कुल सही बात करी, टाइमिंग करना मुश्किल है मनीषा। वी शुड नॉट रन गोल्ड एज फार एज द रिटर्न्स आर कंसर्न। मतलब कि चाहे 10 साल की मंदी रहे या स्टेबल प्राइसेस रहें गोल्ड में, पर 1 year itself is enough for balance whatever has happened. We have seen around 28-30% returns back on back with respect to 2019 and 2020. So means I would say कि मतलब कि टाइमिंग ना करें मार्केट को। इन्वेस्टमेंट डिमांड डेफिनेटली मनीषा कम हुई है बिकॉज ऑफ द वेरियस गुड रीजंस ऑन द इकोनॉमी। बट मेरा मानना ये है कि टाइम ना करें और कोई होराइजन मत देखें। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन and the recent example says everything. The risk assets last year same time was in doldrums, but gold actually did all-time high in August. So I think it is more to do with the asset allocation perspective, which everybody in the portfolio should look into, rather than just seeing for the return purposes in your portfolio. Manisha, I would say for a retail investor, ETFs are very good. Sovereign gold bonds are a very good option. So means there are a couple of options which were not there a decade back. So I would say that since we have options, since we have मतलब कई विकल्प हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, तो मेरा तो ये मानना है कि rather than looking for a horizon or a time frame of earning returns, we should definitely look into in terms of the portfolio diversification. Point taken. और एक इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट, Anytime is a good time, Manisha. Means if you are doing SIPs, there is no timing. We all know mutual fund SIPs. So similarly, you can get into in terms of sovereign gold bonds or ETF, where you can accumulate gold as an SIP on a staggered way and build the portfolio accordingly with a risk-averse asset.
पॉइंट टेकन नवीन। क्लियरली यहाँ पर सोना खरीदने का समय नहीं होता, आपको डिप्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और सोने ने हमेशा बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। जब आपने इसको 3 साल, 5 साल, 8 साल की अवधि के लिए होल्ड किया है, वो डेटा शो करता है कि काफी सारे अदर एसेट क्लासेस को भी सोने ने यहाँ पर बीट किया है जब आप इसे लंबे समय के लिहाज से खरीदते हैं। तो कुमार जैन जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। इंडिया रेटिंग्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ज्वेलरी में जो पेंटअप मांग हमने आते हुए देखी है वो नंबर्स काफी बेहतरीन रहे हैं और इंडिया रेटिंग्स का ये भी मानना है कि इस साल में हम ईयर ऑन ईयर यहां पर ग्रोथ आता हुआ देखेंगे ज्वेलरी की मांग को लेकर। फिलहाल यहां पर नंबर्स कैसे नजर आते हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर काफी बेहतरीन था, इस क्वार्टर में भी हमने अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए देखी है। क्या नंबर्स हैं, क्या लोग खरीद रहे हैं फिलहाल? हाँ बिल्कुल, सब अब जो इस समय हम लंबे समय से देख रहे हैं कि जब से पेंडेमिक का खत्म हुआ, ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुआ, सेटल हुआ और सरकार ने जो परमिशन दी कि भाई आप लोग अपने ढंग से इसके नियम के अधीन होकर अपना काम कर सकते हैं, तो हम तब से देख रहे हैं कि भरपूर खरीदारी कस्टमर लोग कर रहे हैं। उसके कुछ मुख्यतः 2 कारण बने। एक तो सोना जो था 30,000 और 32,000, 33,000 के आसपास था 22 मार्च को, जो बढ़ के आज 58,500 पे गया, फिर वापस। इस समय जो पीक टाइम है शादियों का करीबन 46,000 और 47,000 के आसपास चल रहा है और एक लंबे समय से लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि सोना बहुत तेज जाएगा और शादियों की जो गत वर्ष जो शादियां बाकी थी वो भी इस साल हो रही है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक क्वार्टर जो है गत क्वार्टर से भी और अच्छा होगा और हम देख रहे हैं कि इस समय बड़ी टिकट यानी सेट, बैंगल्स, भारी आइटम जो लोग शादियों के लिए लेते हैं वो बाइंग कर रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से लोगों का माइंड सेट हो गया कि भाई सब यहीं छोड़ के जाना है, तो लोगों की खरीदारी जो है जिस तरह होती थी उससे ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ डबल हो गई है। प्लस शादियों के खर्चे बच गए, सरकार के रेस्ट्रिक्शन से शादियों के सब खर्चे बच गए। आज जो आदमी 3-3, 4-4, 5-5 प्रोग्राम करता था शादियों में, वो 50 या 100 लोगों के बीच में लेकर अब शादियों के फंक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके जो बचत आई है, जो सेविंग आई है, वो सेविंग जो है इस ज्वेलरी में कन्वर्ट हो रही है। पिताजी बाप बहुत ज्यादा खुश है कि मुझे बेटी में लोगों को ना खिला के बेटी को देना पड़ रहा है, तो एक ये खुशी की बात है और लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। और शादियां आपकी बार जैसे कि हमने कई बार बात की कि मिड जुलाई तक शादियां हैं, तो इस बार भरपूर खरीदारी रहेगी। सोने में उठापटक जरूर रहेगी, लेकिन ये जो 46,000 का लेवल जो आया है ये बहुत ही बढ़िया लेवल है और लोगों के दिमाग में बैठा है। हम रोज सुबह से शाम इंक्वायरी में रहते हैं कि भाई आज हमको ये लेना है, क्या भाव लगता है, आपको क्या लगता है। और बड़े बड़े फेस्टिव आ रहे हैं, गुड़ी पड़वा आ रहा है, अक्षय तृतीया आ रहा है, उसकी जो एक्स्ट्रा खरीदारी होगी उसकी वजह से भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी से बुकिंग कर रहे हैं। एक लंबे पीरियड के बाद में आएगा, लेकिन फिर भी लोग अभी से बुकिंग कर रहे हैं। लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई ये जो मार्च है इसमें सोने में उठापटक जरूर रहेगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल शुरू होगा तो वापस ग्रेजुअली सोने की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अप्रैल का महीना यहाँ पर होली के साथ शुरू होता है और जैसे आपने कहा काफ़ी सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर हैं, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया उसके बाद मई के महीने में है जहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी हम बनता हुआ देखते हैं। मिस्टर रामास्वामी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की खरीदारी फिलहाल यहाँ पर लोगों को करनी चाहिए। एक चीज़ तो जैसे जो नवीन ने एस्टैब्लिश करी कि लेते रहें आप सोना और लंबे समय के लिए लें, तभी आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन लेने के विकल्प भी यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा हैं। कुमार जैन जी कह रहे हैं फिजिकल में ज्वेलरी की खरीदारी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। अगर पिछले 3 साल का डेटा हम निकाल के देखें तो जो डिजिटल गोल्ड है, ऑनलाइन गोल्ड है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जो सोने में लोगों ने खरीदारी करी है या फिर फ्यूचर्स में जिस तरह से लोगों ने यहां पर एसआईपीज बनाने की कोशिश की है, वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। वो नंबर्स काफी एनकरेजिंग हैं। आपके लिहाज से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के तौर पे किस तरह से सोना लेना चाहिए और अगर कोई यहां पर फ्यूचर्स में काम करना चाहे तो किस तरह का निवेश के साथ शुरुआत करें? मनीषा, मुझे लग रहा है इसमें फ्यूचर्स में ही निवेश करनी चाहिए, बिकॉज उसमें जो कैरी कॉस्ट ज्यादा नहीं है और डीमैट के तौर पर यदि हम डीमैट में अगर होल्डिंग रख लेंगे, अगर हम फ्यूचर्स में अगर पोजीशन लेके डीमैट में रखेंगे तो उतना जो स्टोरेज कॉस्ट तो नहीं होता है एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। जब भी हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो स्टोरेज कॉस्ट हो जाती है। यदि हम ETFs की बात करें तो वहां पर भी एक चार्जेस लग जाती है। एंड लिक्विडिटी के एंगल में, एग्जिट करने के एंगल में और सेफ्टी और रिटर्न्स के एंगल में यदि देखें तो फ्यूचर्स में, फ्यूचर मार्केट में, डेरिवेटिव्स में डीमैट फॉर्मेट में गोल्ड रखना एक मुनासिब होगा। और ये जो इम्पैक्ट जो है रिटेल के एंगल के अलावा सेंट्रल बैंक्स की जब बाइंग आ जाएगी, इसमें गोल्ड में उछाल और देखने को मिलेगा। मेनली जो है रशिया फॉर एग्जांपल,
जब भी कच्चे तेल का भाव कम था तो कच्चे तेल में उनको बहुत इंपैक्ट होता है रशिया को प्रोडक्शन का रेवेन्यू के एंगल में, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था गोल्ड। अभी जो है कच्चे तेल जो है लोअर फॉर्म से अभी 60 के आसपास आ गया है, रशिया के वहां से भी एक बाइंग आएगी, तो रिटेल के एंगल के अलावा सेंट्रल बैंक बाइंग भी आ जाएगी। तो और ये जो अच्छा खासा लेवल जो है 45,000 46,000 के लेवल्स, ये बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर्स में निवेश करना बहुत अच्छा मैं मुनासिब समझूंगा। डीमैट फॉर्मेट में रख के यू कैन रोल ओवर और कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल लेटर ऑन। पॉइंट टेकन। ये तो बात हुई सोने की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर चांदी की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जोरदार उठापटक देखने को मिली है। पिछले साल के ऑल टाइम हाईज के बाद चांदी ने भी अच्छी करेक्शन दी है। क्या ये सर खरीदने के लिए अच्छे हैं और फिजिकल मार्केट्स में फिलहाल क्या रुझान है, जानेंगे। सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आपका स्वागत है और अब बात यहाँ पर चांदी की करेंगे। और अगर रिटर्न्स ही सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर डाल पाएं, जहाँ पर काफी चौपी रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनाए थे और पिछले एक साल की अगर बात करें तो 85% से ज्यादा के रिटर्न्स आपको चांदी ने दिए हैं। लेकिन एक हफ्ता, एक महीना और अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, चांदी ने कुछ बहुत खास आपके रिटर्न्स के लिए नहीं किया है। पर पहले जान लेते हैं कि फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर किस तरह की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। राहुल नमस्कार। सुनने में तो ये आया है कि सेबी यहाँ पर तैयारी कर रही है कि बहुत जल्दी सिल्वर ETFs यहाँ पर लॉन्च किए जा सकें, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक फ्यूचर्स में और फिजिकल में हम यहाँ पर खरीदारी होता हुआ देखेंगे। फिजिकल मार्केट्स में फिलहाल क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में तो हमने बहुत खरीदारी इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पे आते हुए नहीं देखी। तो चांदी में इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जब चांदी खरीद के इसको स्टोर रखना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड लास्ट 3 महीने में देखने जाए तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम रही है। मगर जैसे वेडिंग सीजन आ रही है आगे, काफी वेडिंग्स हो रही है। जो लास्ट ईयर 2020 में वेडिंग पोस्टपोन हो गई थी, 2021 में सो भी वेडिंग्स हो रही है, उसकी परचेजिंग काफी अच्छी हो रही है और काफी अच्छे वॉल्यूम पे हो रही है। एक और चीज चांदी की जो बहुत अच्छा हुआ है पोस्ट कोविड में, कि पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि चांदी में जो एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज है, तो लोग बोलते हैं कि चांदी में पानी पीना अच्छा है। जैसे हम लोग पुराने जमाने में अपना समझते हैं कि चांदी में पानी पीना चाहिए, खाना चाहिए। तो पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फूड इन सिल्वर, ड्रिंकिंग वाटर इन सिल्वर ग्लासेस। तो ये चीज सब चीज चांदी की डिमांड को काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है फिजिकली। अगर एक रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से राहुल देखना हो तो कैसे देखेंगे आप मांग को लेकर? क्या भाव अभी भी डिस्काउंट में चल रहे हैं? क्या खरीदारी और बिकवाली में अभी भी बहुत बड़ा गैप है कि वो सब चीजें अब थोड़ा इंप्रूव होने लगी हैं? नहीं, इसी बाइंग सेलिंग में गैप नहीं है, मगर ये देखने जा रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो 67-68 पे आ रही है, लोग 71,000 पे वापस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये रेंज काफी दिनों से चल रही है, जो 67 से लेके 71 की रेंज काफी दिनों से चल रही है और लोग इसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? अब क्या रेंज के साथ काम करना चाहिए? प्राइस के साथ मैं 1 मिनट का एक फंडामेंटल भी बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल एंगल में जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है अभी चांदी में, तो सोलर टेक्नोलॉजी, पावर टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही मायने रखता है टू कॉम्बैट द क्लाइमेटिक चेंजेस। तो टू कॉम्बैट द क्लाइमेटिक चेंजेस, जो स्टिमुलस पैकेज जो यूएस में आई है, तो वहां पर लोग उम्मीद ये करते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ स्पेंडिंग होगा और सिल्वर जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। तो यहां से एक लेवल्स की बात करें तो डॉलर टर्म्स में तो करीब $27 तक का ऊपर यदि हम बाइंग करें कि $28 तक जाने की संभावना है। $28 to $29 रुपी टर्म्स में एमसीएक्स की बात करें तो 68,500 के आगे एक लेवाली करनी चाहिए, बाइंग होनी चाहिए। 70,600 या $28-29 एंड डाउन साइड में मैं समझ रहा हूं कि $25.5 या $65,800 के आसपास के एक लेवल का स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। तो यानी कि 70,000 शॉर्ट टर्म में एक मंथ के रेंज में दिखाई देने के ऊपर के चांसेस हैं। नवीन, सोने और चांदी में अगर आपको कुछ खरीदना हो तो फिलहाल आप क्या लेंगे? कहां पर बेहतर रिटर्न्स दिखते हैं? मनीषा, दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। एज आई सेड, सोने को पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना चाहिए, तो उसमें स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। एंड सिल्वर कैन बी अ ट्रेडर्स कमोडिटी एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी डायनामिक कमोडिटी। तो मुझे लगता है अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है किसी की इन्वेस्टर की,
तो मुझे लगता है कि चांदी में डेफिनेटली अपसाइड देखने को मिल सकता है। तकरीबन 67,000 68,000 के लेवल्स के आसपास चांदी काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। डाउनसाइड रिस्क इज लिमिटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ 65, but upside is pretty much positive with respect to industrial commodity, which it is being used. 60% जो है चांदी का वो इंडस्ट्रियल कमोडिटी की तरह यूज होता है, तो उसके चलते इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। The trend remains positive, but as of now, little neutral to a bullishness. So 71 would be the top where we can see the prices in next 1 or 2 months, subject to that we don't have a negative news coming. जी, तो यानी कि जिस तरह के भी पैरामीटर्स की हमने आज यहाँ पर शो में बात करी है, चाहे वो फिजिकल खरीदारी है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, या फिर लोग यहाँ पर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, हमने पॉजिटिव ट्रेंड्स अक्रॉस मार्केट यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। पेंट अप डिमांड है, इन्वेस्टमेंट की मांग भी है, और चाहे वो फ्यूचर्स है, फिजिकल है, ETFs है या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, सभी जगह यहाँ पर नंबर्स क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर होते हुए नजर आए हैं, और इन स्तरों पर डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी की राय भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आज शो में आने के लिए और वो ओपिनियंस लेवल समझाने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आपका, मैं हूं